हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी पथिक चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम गौरव गर्ग है। आज हम क्या करेंगे, द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, डिस्ट्रिक्ट एज डेमोक्रेटिक कॉमन्स। तो उस डिस्ट्रिक्ट एज डेमोक्रेटिक कॉमन्स जो द हिंदू में आर्टिकल था, उसको बेस बनाते हुए हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट एज डेमोक्रेटिक कॉमन्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई, अगर हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हीं को क्या कर दें, ठीक से डेवलप कर दें, तब जो माइग्रेशन होगा कहाँ से, किसी पर्टिकुलर छोटे शहर से बड़े शहर की ओर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमें देश के हर डिस्ट्रिक्ट को एक डेमोक्रेटिक कॉमन बनाना होगा, यानी कि डेवलप करना होगा, जिससे जो हमारे देश में माइग्रेशन है उसको हम कम कर सकें। ठीक है, और लोगों को अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, जिसके कारण उनको एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट ना करना पड़े। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या रोल प्ले कर सकती है। तो अगर हम देखें तो GS2 का जो पॉलिटिकल गवर्नेंस वाला टॉपिक होता है, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो हम समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होता क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ बॉडी क्रिएटेड टू प्रिपेयर अ डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, ये एक बॉडी है जिसको क्रिएट किया गया है डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए। ठीक है, फॉर द इंटायर डिस्ट्रिक्ट बाय कंबाइनिंग प्लान्स मेड बाय पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो जैसा आप नाम से ही देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यानी कि जिला योजना समिति, इसका काम क्या है, प्लान बनाना है। किस चीज़ का प्लान बनाना है, कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब देखो, अगर हमें किसी डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करना है, तब उसमें क्या होगा, हमें पंचायतों का और नगर निगम का यानी कि म्युनिसिपैलिटीज़ का, दोनों का ख्याल करना होगा। अगर हम एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें बहुत सारे विलेजेस हो सकते हैं, है ना। यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी पंचायत हो सकती हैं। एक होगी ग्राम पंचायत 1, ठीक है, एक हो जाएगी ग्राम पंचायत 2, एक हो जाएगी ग्राम पंचायत 3। अब होगा क्या, ग्राम पंचायत 1 जो है वो अपना एक डेवलपमेंटल प्लान बनाएगी, इसी तरीके से ग्राम पंचायत 2 भी अपना एक डेवलपमेंटल प्लान बनाएगी। ग्राम पंचायत 1, 2, 3 सब ने अपना डेवलपमेंटल प्लान बनाया। इसी तरीके से जो म्युनिसिपैलिटी है वो भी क्या करेगी, अपना एक डेवलपमेंटल प्लान बनाएगी। तो अब इनके जो डेवलपमेंटल प्लान्स होंगे अलग अलग होंगे, और उनमें हमें क्या देखने को मिल सकता है, डुप्लीकेसी देखने को मिल सकती है। अगर डुप्लीकेसी होगी तो उसके कारण क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा ना। तो इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या करेगी, जो अलग अलग पंचायत हैं उनके प्लान को और जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनके प्लान को इंटीग्रेट करेगी, और उसके बाद में हमको एक होलिस्टिक प्लान मिलेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है ये कहाँ पे मेंशन्ड है। सो इट इज़ मेंशन्ड इन दी आर्टिकल 243 जेड डी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो डी है वो भी आपको याद रखना आसान है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में भी डी आ रहा है। और अगर हम देखें तो जेड कैसे याद होगा आपको, जेड जो है ये लास्ट अल्फ़ाबेट है, तो उससे आप याद कर सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है ये लास्ट माइल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो लास्ट अल्फ़ाबेट और लास्ट माइल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, उससे आपको जेड याद रह जाएगा और डी याद हो जाएगा। आई होप आपको आर्टिकल 243 मालूम होगा ही होगा, क्योंकि ये आर्टिकल आप जो है अपने स्टैटिक के पोर्शन में पढ़ते ही हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जब हम कहते हैं कि इसको आर्टिकल 243 जेड डी में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसको ऐड किया गया था किससे, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 से। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कंपोजिशन क्या है मेंबर्स का, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनती है, उसमें हमें ये मालूम है कि वो क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे जो इंटीग्रेटेड प्लान होगा ग्राम पंचायत और आपके जो नगर निगम है दोनों को मिला के। यानी कि इसमें जो मेंबर्स होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में वो कौन होने चाहिए, तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम पंचायतों के और जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनके मेंबर्स ही, कुछ चुनिंदा मेंबर्स इसमें आ जाते हैं। किसमें, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में। कैसे आते हैं, तो सबसे पहले जो एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के भी इलेक्शंस होते हैं। अब इसमें जो इलेक्शंस होंगे उसमें सारे के सारे मेंबर्स इलेक्टेड नहीं होते, 80% मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और 20% मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 80% मेंबर्स कितना हो जाएगा,
4/5 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड हैं और 1/5 जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड हैं। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है उसमें स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है कुछ एक्सपर्ट्स को, किसी एमएलए को या फिर कुछ ऑफिशियल्स को, ठीक है। इसके साथ में जो मेंबर्स चुन के आते हैं, इलेक्शन के जरिए आते हैं, मतदान के जरिए आते हैं, वो कैसे आते हैं? वो पंचायतों से आते हैं और म्युनिसिपैलिटीज से आते हैं। अगर हम देखें तो पंचायतों से और म्युनिसिपैलिटीज से जब आ रहे हैं तब आपको मालूम है कि म्युनिसिपैलिटी तो जनरली एक ही होती है एक डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन पंचायत बहुत सारी होती है ना। यानी पंचायत 1 होती है, पंचायत 2 होती है, पंचायत 3 होती है ना। इस तरीके से पंचायत 4 होती है, पंचायत 5 भी हो सकती है। तो अब हमें क्या चाहिए कि जो रूरल पॉपुलेशन है उसका प्रपोर्शन 70% होना चाहिए और 30% जो प्रपोर्शन है वो अर्बन पॉपुलेशन का होना चाहिए। यानी कि जब पंचायत से सदस्य चुने जाएंगे वो 70% होंगे और जो म्युनिसिपैलिटीज से मेंबर चुने जाएंगे वो 30% होंगे, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो हमने क्या देखा कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लोग इलेक्ट होते हैं और कुछ लोग जो नॉमिनेट होते हैं यानी कि उनको मनोनीत किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की हेल्प करने के लिए हमें सपोर्ट स्टाफ या सपोर्ट एक्सपर्ट्स भी चाहिए होते हैं। ये असिस्ट करते हैं यानी कि सहायता करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में डेटा को, रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने में और टेक्निकल गाइडेंस देने में। तो आइडियली होना क्या चाहिए? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का एक सपोर्ट सेल होना चाहिए जिसमें 5 सेक्शंस होंगे। एक होगा जो म्युनिसिपल प्लान, एक होगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्लान, एक होगा इंटरमीडिएट पंचायत प्लान और एक होगा विलेज पंचायत प्लान। डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्लान हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिला पंचायत होती है। अगर हम देखें तो पंचायत भी गांव में 3 स्तर पे होती है। एक होती है जिला पंचायत, एक होती है इंटरमीडिएट पंचायत जिसको ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं और तीसरी होती है ग्राम पंचायत। तो एक म्युनिसिपल का प्लान होगा, एक ग्राम पंचायत के प्लान को देखेगी, एक जो सेल होगा उसके 5 सेक्शंस होंगे ना। तो एक जो सेक्शन होगा उसका वो जो नगर निगम का प्लान है उसको देखेगा, एक जिला पंचायत के प्लान को देखेगा, एक ब्लॉक पंचायत के प्लान को देखेगा, एक विलेज पंचायत के प्लान को देखेगा और एक डेटा मैनेजमेंट और रिसर्च करेगा विद आईटी सपोर्ट एंड क्वालिफाइड असिस्टेंट। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है उसकी मदद करने के लिए जो सेल होगा उसमें क्या कुछ होना चाहिए, वो कैसे काम करेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप फंक्शनिंग क्या होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की। तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ प्लान होगा लोकल लेवल पे, यानी कि ग्राम पंचायत अपना अलग प्लान बनाएंगी और जो आपकी नगर निगम है यानी कि म्युनिसिपैलिटीज हैं, नगर पालिका है, वो अपना अलग प्लान बनाएगी। जैसे कि वो प्लान बनाते हैं रोड्स का, ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन ड्राइव्स, लोकल एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा के उन्होंने प्लान बनाए। उसके बाद में वो जो उन्होंने प्लान बनाए हैं उनको सबमिट कर दिया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को। अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी लोकल प्लान्स को देखेगी, उसको इंटीग्रेट करेगी और कोऑर्डिनेशन करेगी, ठीक है। तो जब सबमिशन ऑफ प्लान होगा उसके बाद क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ प्लान होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्लान की अगर हम बात करें तो डीपीसी कंबाइंस ऑल लोकल प्लान्स इनटू वन कोऑर्डिनेटेड डिस्ट्रिक्ट प्लान। डुप्लीकेशन को वो रोकेगा और कन्फ्लिक्ट जो होंगे उनको रिजॉल्व करेगा बिटवीन द रूरल एंड अर्बन प्लान्स। अभी हम आगे देखेंगे भी कि क्या कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अगर हम देखें तो कैसे लिंक हो सकता है, हेल्थ केयर है उसको वो लिंक करेगा, इंटीग्रेट करेगा रूरल और अर्बन हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स को। जैसे कि गांव में वैक्सीनेशन ड्राइव चलानी है उसको, अर्बन एरिया में जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है वो, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान्स हैं वो। इसके साथ में अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो उसमें भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी योगदान दे सकती है। कैसे? वो प्रायोरिटाइज करेंगे प्रोजेक्ट्स जनरेटिंग लोकल जॉब्स को यूजिंग गवर्नमेंट स्कीम। जैसे कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को आप इंप्लीमेंट करवा सकते हो मनरेगा के तहत, जिसमें लोकल विलेजर जो है उनको एम्प्लॉय किया जाएगा पाइपलाइंस के लिए और टैंक्स के लिए। अब इसमें हुआ क्या? सबसे पहले एक प्लान बना, उस प्लान को सबमिट किया गया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने उस प्लान को इंटीग्रेट किया। उसके बाद में होगा कंसीडरेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हम देखेंगे कि जो प्लान्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। किसके अनुसार? कि आपके पास में फंड अवेलेबल है भी कि नहीं है, आपके पास में मैन पावर अवेलेबल है भी कि नहीं है, और आपके पास में रिसोर्सेज हैं या नहीं है। अगर हम हेल्थ केयर के एग्जाम्पल की बात करें तो फंड को एलोकेट किया जाएगा उन एरियाज में जहां पे हम देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन या मैटरनल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हैं, ठीक है। जहां पे मैटरनल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होंगे वहां पे आप क्या करोगे? आपको जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर करने की आवश्यकता होगी ना, ताकि जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है उसको घटाया जा सके, है ना। इसके साथ में ही आप उस पर्टिकुलर एरिया में जो आंगनवाड़ी सेंटर होगा उसके लिए ज़्यादा फंड एलोकेट कर सकते हो, क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर ही वो जगह होती है जहाँ पर
जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं वो जा सकती हैं और उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशियस फूड मिलता है खाने को, है ना। इसके साथ में जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए उस पर्टिकुलर विलेज में आप क्या कर सकते हो, जो आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, उसके तहत क्या होता है, 3 महीने से 6 साल तक के बच्चों को जो हॉट न्यूट्रिशियस हॉट कुक्ड मील मिलता है आंगनवाड़ी सेंटर में, उसके लिए फंड एलोकेशन भी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ में ही हम एम्प्लॉयमेंट का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम प्रायोरिटाइज करेंगे प्रोजेक्ट्स को जहां पे लेबर कैन बी एम्प्लॉयड एफिशिएंटली। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अभी तो हम बात कर रहे हैं कंसिडरेशन ऑफ रिसोर्सेज की, उसके बाद में वो मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। वो इंश्योर करेंगे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की, आशास के द्वारा, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स की, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वो देखेंगे। वो इंपावर करेंगे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो हाईलाइट करें कम्युनिटी स्पेसिफिक नीड्स को। जैसे पंचायत रिक्वेस्ट कर सकती है एक्स्ट्रा मैटरनल चेकअप्स को इंटीग्रेटेड इनटू डिस्ट्रिक्ट प्लान। इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, जब उसने एक प्लान बना लिया, उसको इंटीग्रेट कर लिया, मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन कर लिया, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है उसके पास में खुद ये पावर नहीं होती है कि वो क्या करे, किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दे। उसने जो प्लान बनाया है उसको वो कहाँ भेजेंगे, फाइनल सबमिशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे और स्टेट गवर्नमेंट से उसका अप्रूवल लेना होगा और इम्प्लीमेंटेशन के लिए अप्रूवल वहां से लेना होता है। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की। तो हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन रूरल और अर्बन डेवलपमेंट में, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट सबकी बात हो जाएगी। एफिशिएंट प्लानिंग होगी, ओवरलैप को रोका जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स को रोका जाएगा, लोकल पार्टिसिपेशन भी होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि अलग अलग ग्राम पंचायतों ने अपने प्लान बनाए, म्युनिसिपैलिटी ने अपना प्लान बनाया और उसको भेजा किसके पास में, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के पास में। तो यानी कि हमें क्या देखने को मिला, एक बॉटम अप अप्रोच देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लानिंग हो रही है वो साइलोज में नहीं हो रही है। यहाँ पे जो प्लानिंग है दैट इज इंटीग्रेटेड प्लानिंग, दैट इज इफेक्टिव प्लानिंग, जिसमें रिसोर्स का जो यूज है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में जो रूरल एरियाज हैं और जो अर्बन एरियाज हैं दोनों को ही फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। इससे जो एक और बेनिफिट होगा वो क्या होगा, हेल्थ केयर प्लस एम्प्लॉयमेंट में। जैसे कि विलेज प्रोजेक्ट जो है जिसको फंड किया गया अंडर मनरेगा, उससे गांव वालों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और वेजेस अर्न हो जाएंगी। इसके साथ में ही कोऑर्डिनेशन हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। अगर हम देखें कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी नहीं होती तो क्या होता, कोई कह सकता है कि देखो अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी नहीं भी होती तो भी तो पंचायतें अपना प्लान बना लेती, तो भी तो हम देखें तो म्युनिसिपैलिटी अपना प्लान बना लेती, तब हमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की जरूरत क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की जरूरत इस वजह से है क्योंकि तब अलग अलग लोकल बॉडीज के द्वारा अलग अलग सेपरेट प्लान्स बनाए जाते हैं। जैसे कि हम देखें तो विलेज है वो एक सड़क बनाना शुरू करता है और म्युनिसिपैलिटी जो है वो भी रोड बनाना चालू करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक विलेज है V1, ठीक है, शहर तो एक ही है, सिटी तो एक ही है, या फिर हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट तो एक ही है, उसमें एक विलेज है V1। वो क्या कर रहा है, अपने गांव से डिस्ट्रिक्ट में सिटी तक जाने के लिए एक रोड बना रहा है। ठीक है, और उसके लिए उसने क्या किया है, फंड एलोकेट करवाया है। और हम देखें तो जो म्युनिसिपैलिटी है वो क्या कर रही है, सिटी से उसी गांव तक जाने के लिए रोड के लिए फंड एलोकेशन करवा रही है। तो हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो रोल्स हैं वो ओवरलैप होते नजर आएंगे। ठीक है, और जो फंड है उसका वेस्टेज होता हमें नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जो नगर निगम है वो क्या कर रहा है, शहर से गांव तक जाने के लिए रोड बनवा रहा है और पंचायत भी क्या कर रही है, ग्राम पंचायत उस गांव से शहर तक जाने के लिए रोड बनवा रही है। तो यानी कि यहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हमें देखने को मिलेगा, डुप्लीकेसी ऑफ रिसोर्सेज हमें देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन भी ठीक से नहीं हो पाता। जैसे कि एक गांव है V1, एक गांव है V2, ये है उनकी बाउंड्री। ठीक है, और V1 गांव क्या कर रहा है, वो एक टैंक खुदवा रहा है, सेपरेट वाटर टैंक की सुविधा ले रहा है। और V2 गांव जो है उसने भी क्या किया, एक सेपरेट वाटर टैंक जो है, सेपरेट वाटर टैंक उसको बनवाया। और अगर हम देखें तो क्या हो सकता था, इस पर्टिकुलर जगह पे एक सेपरेट वाटर टैंक, एक वाटर टैंक बना देते, तो यहाँ पे जो वाटर टैंक बन जाता वो गांव V1 और गांव V2 दोनों की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देता। लेकिन हमने क्या देखा कि इनको पता ही नहीं था, गांव पंचायत जो ग्राम पंचायत थी V1 की, कि V2 क्या करने जा रहा है, एक वाटर टैंक बनाने जा रहा है। तो इन्होंने वाटर टैंक यहाँ पे बनाया, इन्होंने वाटर टैंक यहाँ पे बनाया, यानी कि गांव के बिल्कुल बॉर्डर में। जबकि एक ही वाटर टैंक जो है दोनों गांव की
जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकता था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी नहीं थी। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती तो उसको पता चल जाता कि V1 भी वाटर टैंक बनाने वाला है और V2 विलेज 2 भी वाटर टैंक बनाने वाला है। तो हमें क्या देखने को मिलता है? कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग और एक इफेक्टिव प्लानिंग देखने को मिलती है, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाता। इसके साथ में कई बार कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, जैसे कि जिस पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर एरिया है या फिर रीजन है, वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी ने सोचा था कि हम सीवेज प्लांट लगाएंगे और वहीं पे पंचायत क्या सोच रही है कि हम प्लेग्राउंड बनाएंगे। तो हमें एक कई बार विवाद भी देखने को मिलता है और इनएफिशिएंट यूज़ होता है फंड्स का, क्योंकि डुप्लीकेशन होता है, वेस्टेज होता है, डिलेज होते हैं, जिसके कारण पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। फिर हम बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं। तो अगर हम देखें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की, तो आप खुद सोचो कि कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई ही नहीं होगी। तो यहाँ क्या लिखा है? स्लो सेटिंग, स्टेट स्लो इन सेटिंग अप डीपीसीज, सम स्टेट्स हैव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज ऑन पेपर बट नो रियल मीटिंग हैपन। उनकी मीटिंग्स होती ही नहीं है। इसके साथ में ही हम क्या कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज हैं उसमें हमने क्या देखा था? 20% जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किन का होता है? नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो। और नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन लेके आता है? स्टेट गवर्नमेंट लेके आती है। तो कई बार हमें क्या देखने को मिलता है? पॉलिटिशियंस डोमिनेट करते हैं प्लानिंग को। एमपीज हैं, एमएलएज हैं, या जो सरकारी अफसर हैं, स्टेट ऑफिशियल्स हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं प्लानिंग को इंस्टेड ऑफ द इलेक्टेड पंचायत। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल हैं भाई, वो एमपी है, वो एमएलए है। और हमें देखने को मिलता है कि जो एमपी है या जो एमएलए है, वो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो क्या होता है? वार्ड मेंबर्स हो सकते हैं ना, तो एक व्यक्ति है जो पार्षद बना है और एक व्यक्ति है जो विधायक बना है, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में पार्षद भी है और उसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में विधायक भी है। तो विधायक जो है, कई बार हमें देखने को मिलेगा कि जो वार्ड मेंबर है या जो पार्षद है उसको उतना महत्व देगा ही नहीं। वो कहेगा कि यार पार्षद के मेरे सामने जो हैसियत है वो बहुत छोटी है और इसके कारण मैं उसकी नहीं सुनूंगा। और जो डोमिनेट करेंगे वो चुनिंदा लोग जो होंगे, जो एमएलएज हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, वो डोमिनेट करेंगे पूरी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को। इसके साथ में जो एक समस्या आती है वो क्या आती है कि कई बार जो फंड मिलता है किनको? पंचायतों को, वो टाइड फंड होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्कीम पे खर्च करने के लिए उनको पैसा मिला है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत लिटिल है, बहुत कम है। जैसे कि फंड मिला है उनको सैनिटेशन के लिए, जबकि उनको अर्जेंटली आवश्यकता किस चीज़ की थी? गांव में रोड बनाने की। ठीक है, तो ये भी समस्या होती है, मिसमैच होता है कई बार फंड में और फंक्शन में। बजट्स नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेक्टर्स, पंचायत गेट फंड्स दैट डू नॉट मैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके साथ में हमें देखने को मिलता है कि प्रॉपर डेटा नहीं है, कंसल्टेशन नहीं है और डिबेट नहीं हुई है। डिसीजन जो होते हैं ऑफन ले लिए जाते हैं इन एडिकेट डेटा के आधार पर, यानी कि जो डेटा था उनके पास में पर्याप्त नहीं था, अपर्याप्त डेटा के आधार पर आपने एक निर्णय ले लिया जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो गई। इसके साथ में हमें देखने को मिलता है कि प्रोफेशनल सपोर्ट या स्टाफ की आवश्यकता होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज को, क्योंकि हमने क्या देखा? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में भी बेसिकली कौन है? नेता चुन के आ रहे हैं, यानी कि पार्षद हैं, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं वो भी जनरली एमएलएज या एमपीज ही होते हैं और एक्सपर्ट्स नहीं होते, जिसके कारण जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लोग हैं वो अपने आप में क्या हैं? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, जिसके कारण वो बहुत बेहतर निर्णय लेंगे ऐसा जरूरी भी नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए होता है? स्टाफ की आवश्यकता होती है या एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है जो गाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को, और वो हमें कई बार, मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि नहीं होता है। इसके साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, स्टेट शुड इंश्योर एक्सपर्ट्स एंड मोटिवेटेड स्टाफ सपोर्ट लोकल लेवल प्लानिंग। इसके साथ में हमें देखने को मिलता है कि भाई प्लानिंग कैलेंडर्स ही नहीं है, यानी कि कोई पर्टिकुलर डेडलाइन ही नहीं है कि ग्राम पंचायत कब सबमिट करेगी अपने प्लान को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को, जिसके कारण बहुत सारी पंचायतें अपने प्लान को सबमिट ही नहीं कर पाती और जो प्लानिंग होती है वो इनएडिकेट, इन एफिशिएंट प्लानिंग हो जाती है। तो हमें करना क्या चाहिए? जो वे फॉरवर्ड है वो क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मस्ट एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, जितने भी राज्य हैं सब में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए। इंश्योर एवरी स्टेट हैज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एज पर आर्टिकल 243 ZD। प्रोफेशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो ट्रेंड स्टाफ और एक्सपर्ट जो है वो जरूरी है। ठीक है, ताकि जो अभी का ओवरबर्डन और अंडर ट्रेंड स्टाफ है उसको हम क्या कर सकें? उसको हम काउंटर कर सकें और उस चीज को हम करेक्ट कर सकें।
इसके साथ में एक डेडिकेटेड सपोर्ट सेल होना चाहिए। तो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का सेल होगा प्रत्येक जिले में, जिसमें सेक्शंस होंगे म्युनिसिपल, डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट, विलेज प्लान्स एंड डेटा रिसर्च के लिए। इसको हमने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था जब हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की, कि आइडियली क्या होना चाहिए। तो ये बेसिकली एक सजेशन है। इसके साथ में ही हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के लिए, ठीक है। फिर पार्टिसिपेटरी प्लानिंग मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, लोकल कम्युनिटीज को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की आवश्यकता है। देखो यहाँ पे लोकल कम्युनिटी कैसे पार्टिसिपेट करेगी, आपको मालूम होगा कि जो ग्राम पंचायत होती है वो इलेक्टेड होती है, लेकिन ग्राम पंचायत को चुनने में कौन योगदान देता है? ग्राम सभा। यानी कि हर वो व्यक्ति जो गांव में रहता है 18 साल से ऊपर का है, वो ग्राम सभा का सदस्य है। तो ग्राम सभा ही क्या करती है? ग्राम पंचायत को चुनती है। तो ग्राम सभा क्या करेगी? अपने जो ग्रीवांसेस हैं, अपनी जो शिकायतें हैं, वो किसको बताएगी? ग्राम पंचायत को। और ग्राम पंचायत जो है उसके आधार पे एक प्लान बनाएगी और किसको भेजेगी? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को। इसी तरीके से नगर पालिका भी भेजेगी। तो होना क्या चाहिए कि लोकल कम्युनिटीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ऐसी मेथोडोलॉजी अपनाई जानी चाहिए। प्लानिंग कैलेंडर होना चाहिए कि वो टाइमली सबमिट करें अपने प्लान को, किसको? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को। इसके साथ में करंट स्टेटस और इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्पाइट स्लो इम्प्लीमेंटेशन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी शुड मेंटेन द मेन हब फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग एंड बी एनेबल टू इफेक्टिव या फिर फंक्शन इफेक्टिवली। तो इस तरीके से छोटा सा टॉपिक था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कई बार देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं इस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ही मैंने इस टॉपिक को अलग से पढ़ाया है। और ये जो है आपका जब भी क्वेश्चन आए कि किस तरीके से हमें डिस्ट्रिक्ट को डेमोक्रेटिक कॉमन बनाना है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का आप जिक्र कर सकते हो। इसमें आप मनरेगा को भी लिख सकते हो कि मनरेगा के लिए फंड का जो एलोकेशन है उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसके साथ में जो आशा वर्कर्स हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या फिर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उसके ऊपर भी जो एक मतलब कि योगदान होगा कि वो ठीक से काम कर पाएँ, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का होगा। क्योंकि कितना फंड एलोकेशन होना चाहिए उसका सजेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर आपको देखना है तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स कैसे काम करते हैं उसको होलिस्टिकली समझ सकते हो। तो ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाइप ज़रूर करना है। इसके साथ में आप प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर भी करें ताकि इस तरीके के और भी वीडियोज़ में इन फ्यूचर लेके आऊँ। थैंक यू।